नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान युद्ध में अब तक 8 भारतीयों की मौत हो चुकी है और भारत सरकार, नरेंद्र मोदी सिर्फ चुनावी भाषणबाजी में लगे हुए हैं। भारत सरकार लिपने पोतने में लगी है। जयशंकर की विदेश नीति का जो बंटाधार हुआ है, जो विदेश नीति का सत्यानाश किया है जयशंकर ने, इस वक्त मिडिल ईस्ट में 1 करोड़ के करीब भारतीय फंसे हैं। 1 करोड़ भारतीय। कोई ब्रीफिंग नहीं है कि किस देश में कितने भारतीय हैं, कितने निकाले गए, कोई ब्रीफिंग नहीं। G7 के बहाने फ्रांस में जयशंकर मौजूद है और वार्ता कर रहे हैं मैक्रो से। देखिए, 2 आदमी मतलब रिश्ता, और वहां पर तीसरा आदमी मीटिंग कर रहा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, तीसरे चौथे आदमी से मीटिंग कर रहा है। अमेरिका इजराइल का मिडिल ईस्ट में वॉर, फ्रांस में G7 में मैक्रो से वार्ता कर रहे हैं जयशंकर, और हमारे यहाँ हेडलाइन लग रही है कि जयशंकर पोस्टर बॉय तो वही है, मीडिया की आंखों में से वो लाल लाल रोशनी निकलती है। फ्रांस में जयशंकर की कूटनीति। फ्रांस में कूटनीति क्या कर रहे हो? मिडिल ईस्ट में मरते भारतीयों को बचाने का क्या आपके पास प्लान है? मिडिल ईस्ट में 8 भारतीय मर चुके हैं। मुझे अलग अलग जो आंकड़े हम देखते हैं, ऐसी जानकारी नहीं है कि यूएई या ओमान या कतर में स्थानीय नागरिक वहां के 8 या 10 मरे हों। ये जानकारी कहीं नहीं अभी आई कि ओमान या कतर में वहां के कितने लोग मर गए। लेकिन भारतीय जिसका युद्ध से लेना न देना उस इलाके में मौजूद हैं, वो 8 मर चुके हैं। प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है कि सदन में चर्चा होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने मौका देखा, लोकसभा में 24 मिनट बोल के निकल लिए। वो भी मौका क्या देखा कि राहुल गांधी उस दिन गुजरात में है, तो जल्दी से जाओ लोकसभा में 24 मिनट बोलो और निकल लो। कम से कम सामने वो राहुल गांधी ना आए, वो फिर पता चलेगा कोई किताब वगैरह लेके खड़ा हो गया। राज्यसभा में गए, 20 मिनट बोले, निकल गए। भाजपाइयों को ट्रेनिंग दी गई है मोदी मोदी करने की, मेज बजाने की। उन्होंने मेज बजा दी, मोदी मोदी कर दिया और कहा मोदी जी ने देश को बचा दिया है, विश्वगुरु बना दिया है। खत्म कहानी, खत्म कहानी पूरी। सदन में चर्चा क्यों नहीं हो रही है? चर्चा इसलिए नहीं हो रही है कि सदन में चर्चा होगी तो मुद्दा उठेगा कि ओमान में हमले में 2 मरे, कुवैत में 2 मरे, यूएई में मरा, सऊदी में मरा, कितने घायल हुए, कितने मरे। इन आंकड़ों पर चर्चा होगी कि भारतीय मर रहे हैं वहां पर और सरकार क्या कर रही है। और फिर ये सच खुलेगा कि भारतीयों के मरने से कोई फर्क नहीं है, सरकार चुनाव प्रचार कर रही है। मोदी जी पहले से भी कहते हैं मेरे लिए मरा क्या? 700 किसान मर गए थे तो क्या कहा था, मेरे लिए मरे हैं क्या? तो यहां भी बोल देंगे। तो चुनाव प्रचार का वक्त है, उसमें खलल ना हो, विघ्न बाधा ना हो, इसलिए संसद में चर्चा ही मत करो। जरा भाऊ को लाइए, मैं खबर दिखाता हूं। ये 8 भारतीय, 8 नंबर बड़ा नंबर होता है। स्वागत है भाऊ। अब तक 13 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि अमेरिका ने की है कि अमेरिका के 13 सैनिक मरे। वो युद्ध में है और हम न युद्ध में है न शांति में है, कहीं पर नहीं है। जहां पर जो मीडिएशन कर रहा है उसको हम दलाल बताते हैं। पूरी दुनिया में जयशंकर ने जिस वो दलाली वाली बात कह के भारत की जो फजीहत करवाई है, हिना रब्बानी ने क्लास लगा दी, पाकिस्तान की नेता। अब हम अगर इस पर प्रोग्राम कर दें कि हिना रब्बानी ने क्या क्या कहा, तो लोग कहेंगे लोग पाकिस्तान ने हमारे नेता क्लास लगाई, इस पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं। मीडिएशन को, दुनिया भर में मीडिएशन को दलाली कहने वाला व्यक्ति, और वो भी करियर डिप्लोमेट, वो कितना बड़ा कलंक है कि अगर कोई दूसरा देश होता तो इसको तत्काल ही हाथ पकड़ करके खींच के नीचे कर दिया जाता कुर्सी से कि गेट आउट, गेट आउट। दुनिया में डिप्लोमेसी और होती क्या है? क्या डिप्लोमेसी? कूटनीति, 2 देशों के बीच रिश्ते, उन देशों के बीच रिश्तों के बीच में घुसना, 2 देशों को एक टेबल पर बिठा देना, जिन देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं कर लेना, ये सब दलाली है। और ये विदेश मंत्री, भाऊ फॉरेन मिनिस्टर, अगर मीडिएशन मध्यस्थता को दलाली कहता है, और वही फॉरेन मिनिस्टर जो भारत के चैनलों पे 1-1 घंटा बैठ करके बताता था कि मैं समय
जगह सब बताता हूं मोदी जी ने कैसे यूक्रेन में युद्ध रुकवाया। मतलब मोदी जी की दलाली का इसका मतलब ये गौरवगान करता था चैनलों पर बैठ करके। युद्ध रुकवाना अगर दलाली है तो खैर उस विषय से अलग, मुख्य विषय है भारतीय मर रहे हैं। भैया सबसे पहले जरा मोदी जी को सुनवाइए, आज उनसे शुरू करेंगे। दर्शक नहीं सुनना चाहते लेकिन उन्हीं से शुरू करेंगे, सुनवाइए जरा मोदी जी। एंडे सौहृदगळे, इस समय वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध पर सबकी नजर है। इस युद्ध का प्रभाव भारत पर कम से कम पड़े, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। यहां केरलम के बहुत सारे लोग युद्धग्रस्त क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही मैं इन देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों से लगातार बात कर रहा हूं, संपर्क में हूं। सारे ही देश युद्ध क्षेत्रों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहां पर हमारे भाई बहनों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भारतीय दूतावास भी दिन रात काम कर रहा है। भारतीयों के हितों की सुरक्षा भाजपा एनडीए सरकार के लिए सर्वोपरि है। वहीं संवेदनशील मामले में कांग्रेस जिस तरह की बयानबाजी कर रही है, वो भी आपको याद रखना है। कांग्रेस जिस तरह के बयान दे रही है वो खतरनाक है। कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1 करोड़ भारतीयों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए और फिर कांग्रेस इसका सियासी फायदा उठा सके। सुन लिया आपने ना, कांग्रेस चाहती है, मतलब सारी दुनिया कांग्रेस की चाहत से चल रही है। तो ये आदमी कर क्या रहा है, कुर्सी छेक के बैठा। सारी दुनिया कांग्रेस चाहती हो, जैसे ही कांग्रेस का नाम लेते ही देखिए वॉल्यूम बढ़ जाता है, आवाज जो है तेज हो जाती है, ताकत आ जाती है। अब जरा सुन लिया आपने, सारे राष्ट्राध्यक्षों से बात किया है कि भारतीयों की सुरक्षा प्राथमिकता, और सबने कहा सबसे पहले भारतीयों की सुरक्षा करेंगे, अपने वालों को भले न करें। लेकिन छोड़िए आप भाऊ, जहां इंटरसेप्शन हो जा रहा है ना, इंटरसेप्शन के बाद जो मलबा गिर रहा है, रोज खबर आती है जहां मलबा गिरता है उसमें भारतीय, वो लगता है कि सारा मलबा भारतीयों पे ही गिरता है। वहां क्या ये बात किए हैं, वहां पर जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं या संवेदनशील जगह हैं, क्या वहां पर अपने देशों के नागरिकों को निकाल लिया है, उन देशों ने भारतीयों को ही लगा दिया है कि चलो भाई मरने खपने की जगह तुम ही करो। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है। आपने बात किया है उन सारे जगहों पर भारतीय ही क्यों नजर आ रहे हैं, जहां मलबा गिर रहा है वहां भारतीय घायल हो रहे हैं, जहां मर रहे हैं वहां भारतीय मिल रहे हैं। अभी तक स्थानीय नागरिक, यूएई में स्थानीय नागरिक के मौत की मुझे एक भी खबर नहीं नजर आई कहीं भी, या बहरीन कतर में क्या स्थानीय नागरिक मरे हों। वो बताते भी हैं कि कैजुअलिटी, मतलब वो प्लांट में नुकसान पहुंचा लेकिन नागरिक नहीं मरा कोई। भारतीय 8 मर चुके हैं, घायल 2 दर्जन हो चुके हैं। जरा दिखाइए हेडलाइन, दिखाइए इनकी कामयाबी, डंका बजाइए जरा। कुवैत में हमले में भारतीय की मौत, भारतीय दूतावास ने जताया शोक। हो गया काम। बस कांग्रेस इस पे बोले ना, सवाल ये है कि कांग्रेस, आगे चलिए, आगे अगली लाइए, कांग्रेस बताए ना, यही सबसे बड़ा टारगेट है। कुवैत में मारा गया एक और भारतीय, ईरान ने धुआं धुआं किया कुवैत का पावर प्लांट। आगे चलिए। मिडिल ईस्ट में खूब बह रहा भारतीयों का खून, अमेरिका और ईरान के युद्ध में अब तक 8 की बलि चढ़ी। ये हिंदुस्तान लिख रहा है, हमारा जो है मोदी जी का प्रिय, वही लिख रहा है कि भारतीयों खून लगातार बह रहा है, आप अब तक की 8 की बलि चढ़ी, 8 मौतें हो चुकी, 8 मौतें, और सन्नाटा पसरा है। जरा कुछ बाइटें सुना दूं तब आपके पास आता हूं। भैया जरा सुनाइए पहली बाइट, संजय राउत। तो आप क्या कर रहे हैं? गल्फ कंट्री रख रहे, ठीक है, भारत सरकार क्या कर रही है? गल्फ में भी हमारे लोग मारे गए हैं, गल्फ में हमारे लोग बेरोजगार हुए हैं इस युद्ध से, और आज भी भारत सरकार की इस युद्ध के बारे में कोई भूमिका नहीं बनी है। पाकिस्तान की भूमिका है, प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की भूमिका का स्वागत कर रहा है,
लेकिन भारत को चुप बिठाया, आप कुछ मत बोलो, मोदी जी चुप बैठो, आप प्रचार करो। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प तय करेगा कि मोदी जी केरल में प्रचार करेंगे, मोदी जी पश्चिम बंगाल प्रचार करेंगे, लेकिन युद्ध के ऊपर, इंटरनेशनल क्राइसिस के ऊपर कुछ बात मत करो। ये तो है, मुंबई में हम लोग ये अनुभव ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो वर्ग है, वो मुंबई और महाराष्ट्र में मछली अंडा खाने वाले के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं। तो अगर ममता जी बोल रही है तो ये सही है। चलिए, मोदी जी वही बात है, बिल्कुल साफ साफ जो दिख रहा है वही बोला है संजय राउत ने, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। चुनाव प्रचार केरल में करवाओ, तमिलनाडु में करवाओ, बंगाल में करवाओ, वहां मर रहे हैं। युद्ध में कोई इनकी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे ऐसी 143 करोड़ का देश दुनिया में युद्ध चल रहा है, और युद्ध में अगर कोई एक देश ऐसा है जो किसी भूमिका में नहीं है, न 3 में न 13 में, वो भारत। लेकिन डंका बज रहा है, पूरा डंका बज रहा है। 143 करोड़ का देश, कोई भूमिका नहीं है। जिसकी भूमिका है उसको हम कह देते हैं वो दलाल है, हम दलाल नहीं है, हम जा रहे हैं कमरे में अपने बेडरूम में सो जाएंगे। भाव 8 मर चुके हैं। देखिए आशीष, मुझे बताइए। तो, मैं अभी तक उसी स्टेटमेंट से निकल नहीं पा रहा कि कांग्रेस चाहती है कि खाड़ी के देशों में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को नुकसान हो। ये कांग्रेस की चाहत इनको कैसे समझ में आ गई? ये जो अविनाशी है, इनके पास कौन सी ऐसी टेलीपैथी है? क्योंकि टेलीपैथी तो इस देश में एक ही आदमी के पास है, पुरी साहब के पास। तो एप्स्टीन के साथ टेलीपैथी थी उनकी, बस समझ जाते थे एक दूसरे को क्या चाहिए। कौन सा कांग्रेस का ऐसा काम है जिससे ये साबित होता है कि कांग्रेस खाड़ी के देशों में तबाही चाहती है भारतीयों की? पर खाड़ी के देशों में यदि तबाही चाहती है तो ईरान को ही बोलना पड़ेगा कि आप ड्रोन ऐसी जगह मारो जहां भारतीय है, यही बोलना पड़ेगा ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, फिर हिजबुल को बोलना पड़ेगा, हुती को बोलना पड़ेगा। तो ये कांग्रेस यदि ये कर रही है तो इनकी रॉ से लेके बाकी तमाम एजेंसियों के जो मुखिया है, इनके मुंह पे कालिक पोतनी चाहिए। अपने हाथ से इन्होंने कालिक लगा देनी चाहिए कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं पब्लिक को। कांग्रेस पार्टी जो, जिसका कुछ अस्तित्व भारत में नहीं रहा बकौल बीजेपी, वो अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतनी हावी हो गई है कि किस देश में भारतीय है उसको नुकसान कैसा पहुंचाया, इसकी रणनीति कांग्रेस में तय होती है। बहुत बड़ी बात है ये। हम तो कांग्रेस को भारत में, मतलब भारत, कांग्रेस तो इंटरनेशनल पार्टी हो गई भाई। पूरे विश्व में कांग्रेस का डंका बज रहा है, तो विश्व गुरु तो कांग्रेस है जो कहीं भी भारतीयों को हानि पहुंचा सकती है। और ये नाकारा और नालायक सरकार है जिनको अपने भारतीयों को बचा नहीं पा रही है। सऊदी नहीं बचा पा रहा है। इन्होंने सऊदी से बात करी, उसके बाद भी वहां लोग मर रहे हैं। इसका मतलब सऊदी में भी कांग्रेस का बोलबाला है। जो जबान में हड्डी नहीं, हर चीज में कुछ भी बोल देना। क्रूड की कीमतें ऊपर चली गई क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि कीमतें बढ़ जाए। कांग्रेस ही पूरा क्रूड मार्केट संभाल, मतलब जो अपने गलतियों पे चद्दर डालनी है वो कांग्रेस के नाम से। रुपया नीचे गिर रहा है, ये कांग्रेस की करतूत है। सरकार में ये है, करतूत कांग्रेस की है। सरकार में ये है, और ममता बांग्लादेश से घुसपैठी घुसा रही है, तो बॉर्डर किसके कब्जे में है? अच्छा, कितने बेशर्मी से सब बोल देते हैं। बीएसएफ, गृह मंत्री के पास बीएसएफ है, वही कह रहा है चार्जशीट बना करके, चार्जशीट कि बांग्लादेश की सीमा, बंगाल की सीमा से बांग्लादेशियों को घुसा रही है ममता बनर्जी। अरे तुम क्या कर रहे हो? तो बीएसएफ क्या कर रही है? पूरे बिहार में घुसपैठी है, घुसपैठी है, घुसपैठी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक भी घुसपैठी नहीं बिहार में। किस घुसपैठियों का डर दिखा रहे थे? ये हमेशा डर दिखा के काम करते हैं, कांग्रेस का डर।
कांग्रेस मरवाना चाहती है आखाती देशों में लोगों को, भारतीयों को। इस कांग्रेस से सावधान रहना है। ममता घुसपैठ करवाती है बांग्लादेश से, सावधान रहना है। यदि घुसपैठ होती है तो आपका नाकारापन है, आपके बीएसएफ का नाकारापन है। सवाल बीएसएफ पे उठने चाहिए। और केंद्र के पास ऐसे ऐसे अधिकार हैं कि देश की सुरक्षा के लिए केंद्र कोई भी जमीन टेक ओवर कर सकता है, उसको कोई राज्य नहीं रोक सकता। बंगाल में कर ही चुका है। बंगाल हाँ? में तो बीएसएफ को सीमा से, जो सीमा के भीतर होता है ना कि इतने किलोमीटर का दायरा बीएसएफ का, उसको बढ़ा करके 50 किलोमीटर तक किया। क्या है? जब बंगाल में आपने तो वो किया है बीएसएफ के पास तो सुविधा जो आप पूरे देश में क्यों नहीं है। कहते हैं कि ममता नहीं होने दे रही है सिक्योरिटी? हाँ। क्यों कह रहे हैं आप? गजब का। और ये लोग सुनते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि लोगों को ये मूर्ख समझते हैं। केरल पढ़े लिखों का देश है भाई, सबसे हाईएस्ट लिटरेसी का राज्य है। वो हंसते होंगे इनके बातों पे। इसीलिए केरल में पनप नहीं पाते, क्योंकि झूठ। नहीं, वहां भी सिवाय झूठ पनपेंगे, वहां भी धीरे धीरे पनपेंगे भाव। वो मत, मोदी जी में वो कला है, वैज्ञानिकों से नाले की गैस पे ताली बजवा लेने की कला है। वैज्ञानिक कम पढ़े लिखे थे। वैज्ञानिकों से, ये बात भी है। लेकिन आशीष, सबसे बड़ा ये है कि आप एक अंतरराष्ट्रीय इशू को लोकल पॉलिटिक्स में घसीट रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी अभी रुपया संभालने की है, आपकी जिम्मेदारी इकोनॉमी संभालने के लिए, आपकी जिम्मेदारी तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने की है। वो तो काम नहीं कर रहे हैं आप। पार्लियामेंट में विपक्ष का जवाब नहीं दे रहे हैं। कुछ मैगजीन में छपवा लिया कि मैं सबसे पॉपुलर हूं। अभी संडे के दिन इंडियन एक्सप्रेस का एक 100 मोस्ट पॉपुलर पावरफुल पीपल इन इंडिया 100, मैंने लिस्ट देखी, मैंने वो 20-30 देखने के बाद बंद कर दी। इतना बड़ा देश के साथ मजाक गोयनका का अखबार कर सकता है, मैंने सोचा नहीं था। गोयनका की आत्मा को वाकई तकलीफ हो रही होगी इस वक्त कि मैंने किस पत्रकारिता की शुरुआत के लिए इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता खोला और किस चाटुकारिता पे ये लोग उतरा है। और ये पूरा एक सिस्टम चलता है। प्रधानमंत्री ने उधर बोल दिया, अब उस पर यहां डिस्कशन चालू हो जाएंगे चीयर लीडर्स के, एंकर और एंकर नहीं होगी। और कांग्रेस जवाब दे, कांग्रेस को पूछेगी जवाब है, आप खाड़ी के देशों में क्यों मरवाना चाहते हैं? ये प्रधानमंत्री ने कहा। कितना बेशर्मी से लोग बोलते हैं। सरकार में आप हो, बात आप करोगे, वो राहुल गांधी, वो कांग्रेस कहाँ उसकी? भाई आप कह रहे हो कि देश में खत्म हो गई है। ये ट्रंप जैसे है ना, ट्रंप कहता है कि ईरान की नौसेना खत्म, वायुसेना खत्म, सैनिक खत्म, मिसाइल खत्म। बिल्कुल ये कहता है कांग्रेस खत्म हो, सब कुछ कांग्रेस ही करवा रही है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बस इतना ही कह सकता हूं। वो बड़े हैं, ये छोटे हैं, फर्क इतना है। अद्भुत है। जरा मैं कांग्रेस के कुछ रिएक्शन सुनवा दूं। और संसद में जो है इस बात पर, जो भी वेस्ट एशिया की सिचुएशन है और उसका जो भारत पर प्रभाव है, उस पर चर्चा सदन में हो। सदन इसीलिए है, संसद बनाया ही इसीलिए गया था कि देश में जो भी मुद्दे हों उनको देश के सामने सदन में जनप्रतिनिधि चर्चा करें। लेकिन उस चर्चा की कोई तैयारी नहीं। कई बार देश ने वो भी देखा है कि चलते युद्ध में पार्लियामेंट चल रही है और उस युद्ध पर डिस्कशन हो रहा है। क्या जिसमें भारत युद्ध कर रहा है। चीन के युद्ध में लंबी चर्चा, 1-2 दिन नहीं, वो चर्चा 30 दिन से शायद ज्यादा चली थी। इतनी लंबी चर्चा हुई। जरा लाइए एक एक करके रिएक्शन सुनाइए तो। Congress party is one party which is always
will be and he is protecting the interests of people of India inside India or in the Gulf country. Before this Modi becoming Prime Minister, it is Congress party which was giving employment scope to Kerala and other people of India in Gulf and also giving protection to them. And it will continue to give protection to them, and welfare schemes also will be given to them. That is what is the history of Congress party. If you see the history of Congress party, never it was against anybody from India. अगली बाइट। नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक अपने नफे के लिए कुछ भी गलत बयानबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं, यहां तक कि देश को संकट में भी डालने के लिए तैयार रहते हैं। आज की डेट में अगर उन्होंने अपना और अपने कुछ धनपति साथियों का, व्यावसायिक मित्रों का लाभ देने की बात नहीं की होती तो आज हमारी विदेश नीति अमेरिका के कदमों में नहीं पड़ी होती। अगर अपने उद्योगपतियों को लाभ देने की, किसी अडानी को लाभ देने की बात नहीं की होती तो आज की डेट में हमने यूएस ट्रेड डील जो किसानों के लिए गद्दारी है वो उन्होंने नहीं की होती। 140 करोड़ लोगों के खिलाफ काम किया है नरेंद्र मोदी जी आपने, यूएस से ट्रेड डील करके, अपनी ऊर्जा को, नीति को कंप्रोमाइज करके। आप बात करेंगे, सच बात यह है कि जिस समय देश संकट में है, दुनिया में युद्ध चल रहा है और ऐसे वक्त पे हमारा प्रधानमंत्री युद्ध से जो नुकसान है उनको कम करने की जगह पर राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है, चुनाव लड़ रहा है, प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री हो रहा है। ये शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए। चलिए, अभी मैंने कहा था अटल बिहारी वाजपेयी की मांग पर 8 नवंबर 1962 को विशेष सत्र, ये तो अभी तो जब पार्लियामेंट सेशन में होता है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा होता है, तब तो कोई भी महत्वपूर्ण मसला हो तो ये परंपरा चली आ रही है, लोकतांत्रिक परंपरा, कि ऐसे वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सरकार नहीं करती है। वो काम सदन, जब सत्र में है पार्लियामेंट तो सदन में लाती है इंफॉर्मेशन और वही चर्चा होती है। इस वक्त हम परंपरा शुरू से है, हम सत्र में हैं। मैं एक सेकंड आशीष जी, मैं अभी अटल जी का एक वो देख रहा था, वीडियो देख रहा था, उसमें एक आरोप था कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य ने सदन के चलते बाहर कुछ इंफॉर्मेशन पत्रकारों से बात की। अटल जी ने कहा कि ये अच्छा होता कि विपक्ष नोटिस देके इस पे डिस्कस करता, ताकि वो सदस्य जिस पे आरोप है वो भी होता आज सदन में। दुर्भाग्यवश वो सदन में नहीं है, इसलिए ओरिजिनल क्या हुआ इसके बारे में मैं नहीं जान पा रहा हूं, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूं कि सदन के चलते यदि उसने बाहर बात की होगी तो ये घोर निंदनीय है और आपत्तिजनक है। यहाँ पर तो सदन चल रहा है, अटल जी का स्टेटमेंट है और उन्होंने सही कहा कि आप मुझे नोटिस देते तो वो सांसद, वो मंत्री को बुला लेते। आज मंत्री कहीं और फंक्शन में चला गया है, आज हाउस में नहीं है वो, और एकदम ये डिस्कशन आया तो मैं भी पेशो पेश में हूं क्योंकि मुझे पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन मैं एक विपक्ष को, आपको मैं बिल्कुल आश्वस्त कर सकता हूं, यदि आपके आरोप में तथ्य है तो ये घोर निंदनीय है और ये अक्षम्य है। सुनिए, जब प्रियंका गांधी सुनिए, अभी सब क्लियर हो जाएगा। लगातार जब से सत्र ये सेकंड पार्ट शुरू हुआ था तब से मांग हो रही है कि युद्ध पे चर्चा हो जाए। सुनिए। जान पे खतरा है, क्या बात करते हैं, जान पे खतरा है इसलिए क्योंकि ऊपर से बम बरस रही हैं, तो क्या कर रहे हैं उसके बारे में, उनको वहाँ से निकालने की क्या योजना है ना। इन चीज़ों पे देखिए, जंग पे ना राजनीति करना ठीक नहीं रहता। हम सब एक हैं इस मामले में, हम पूरा देश एक है, लेकिन देश के लिए जो समस्याएं उठ रही हैं उनका समाधान तो चाहते हैं ना हम, इसलिए हम डिस्कशन मांग रहे हैं कि कोई चर्चा हो, हम भी अपनी सुझाव दें और हम समाधान ढूंढें, क्योंकि जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ती चलती जा रही है, संकट भी बढ़ रहे हैं। आज गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, कोई खरीद नहीं पा रहा है। आगे क्या होगा, पेट्रोल, डीजल, तेल, ये सब इनमें कमी होगी। तो इसके लिए योजना क्या है सरकार की, थोड़ा बहुत बताया है, इसमें अच्छी तरह से चर्चा होनी चाहिए ताकि हम सब
एक साथ होकर, एकजुट होकर कोई समाधान ढूंढ पाए। ये पहले दिन से कह रही हैं चर्चा होनी चाहिए, चर्चा की मांग, नोटिस, लेकिन चर्चा ही तो नहीं होनी चाहिए। इस देश को चर्चा मुक्त, सवाल मुक्त बना दिया है मोदी ने। इनको डर ये है आशीष इस चर्चा पे खासकर, क्योंकि इस खाड़ी देश के युद्ध में अमेरिका इन्वॉल्व है, इजराइल इन्वॉल्व है। यदि इस चर्चा के दौरान कोई अमेरिका पे आक्षेप लेता है या इजराइल पे आक्षेप लेता है, तो इनको तकलीफ होगी कि इनके बाप को किसी ने, फादरलैंड को किसी ने कुछ कह दिया। तो बाप की इज्जत बचाने के लिए बेटा चर्चा ही नहीं होने दे रहा है। मैं वो फादरलैंड के रेफरेंस से बोल रहा हूं, मैं किसी के पिता को अपमानित नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि वो फादरलैंड है, तो वो भाई इजराइल उनके पिता हो गए। हमारा तो फादरलैंड नहीं भैया, हमारा तो मदरलैंड ही है भारत। तो शायद उनको इस बात का डर है कि डिस्कशन में कहीं उनका सब्जेक्ट निकले, उनको किसी ने कुछ उसको कर लिया तो बहुत तकलीफ होगी, फिर इसलिए डिस्कशन नहीं करते। ये स्वार्थ है इनका, ये देश की विदेश नीति नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी का अपना स्वार्थ है, जिसके चलते ये डिस्कशन नहीं होने दे रहे। ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री आके फिर जवाब देते, बात करते। नींबू मिर्ची फेम राजनाथ सिंह को भेज दिया था। ये और जिसको देश के बारे में जानकारी नहीं, वो विदेश नीति चला रहा है, ऐसा जयशंकर। जयशंकर का सिर्फ क्वालिफिकेशन एक है कि वो IFS है, और वो IFS कैसे है तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं रोज। वो डिजास्टर है भाऊ, वो डिजास्टर है भारत के लिए। वो चीन में क्या क्या हुआ ऊपर वाला जाने, लेकिन वो डिजास्टर है भारत के लिए। और ये वो नहीं डिजास्टर है, पूरी भाजपा। जरा सुनिए, इस हालात में जब भारतीय मर रहे हैं, जब कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी कह रही है कि हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, सदन में चर्चा हो, हम भी अपना सुझाव रखे और सरकार अपना प्लान रखे। हाँ, सुनिए जरा, क्या विपक्ष देश के लिए सुझाव नहीं दे सकता है क्या? पार्लियामेंट ही बंद करो ना। जरा सुनिए, अभी इनको जरा सुनेंगे तो आप और हैरान होंगे। सुनिए, जिस तरह से कांग्रेस आज के वैश्विक संकट में ओछी या गंदी राजनीति कर रही है, पूरा देश की जनता इस बात को समझ रही है कि कांग्रेस अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए उसको देश से कोई प्रेम नहीं है, और देश विरोधी ताकत की आवाज कांग्रेस जो है हर वक्त बोलते रहती है। कांग्रेस का इस तरह का रवैया, ओछी राजनीति, गंदी हरकत कतई भी देशवासी पसंद नहीं करेगा। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में इस वैश्विक संकट में भी चुनौती को अवसर में भारत ने बदलने का काम किया है, और आज वहीं पर कांग्रेस ओछी हरकत कर रहा है, तो उसका जितना निंदा किया जाए, उसने देश को शर्मसार करने का भी काम करने का प्रयास करता है। जाहिलियत की कोई लिमिट होती है? नहीं होती। पहले मुझे सप्लीमेंट पूछ लेता उसको, ये आपदा में अवसर क्या बनाया, इतना ही बता दे। क्या अवसर बना दिया, इतना ही बता दे। कि इंद्रदेव के बोल के तेल की वर्षा करवा रहा है, कि ऊपर से बरसाती क्रूड की हो रही है ऐसी की तैसी, हमको किसी का चाहिए नहीं। क्या अवसर है इस आपदा में, एक अवसर बता दे। मैं बता रहा हूं अवसर। आपदा में अवसर क्या है कि ये आपदा नहीं आई होती तो इस देश में पैनिक जो फैला रहे हैं नरेंद्र मोदी, वो पैनिक नहीं फैला पाते। ये कोविड से तुलना करके पैनिक, वो पैनिक अनजाने में नहीं फैलाया जा रहा है बाबू, पैनिक जानबूझ के फैलाया। इस पैनिक ने क्या हुआ, इस मोदी जी ने ही कहा था ना, हमने तो प्रोग्राम भी किया था, जब देवेंद्र फडणवीस अरेस्ट कर रहे थे लोगों को, कि जो इसको लॉकडाउन की बात कर रहे हैं उनको अरेस्ट करो, तो पहले सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम कोविड जैसी लड़ाई लड़ेंगे, इसके ये भी लड़ाई कोविड जैसी लड़ेंगे। तो कोविड जैसी लड़ाई वो लड़ेंगे मतलब लॉकडाउन करेंगे, यही होता है अर्थ इसका, यही तो था। कोविड जैसी लड़ाई करेंगे मतलब हजारों लोगों को पैर पे रहना पड़ेगा, यही तो था। कोविड जैसी लड़ाई मतलब फिर
कोई वैक्सीनेशन आएगा भाई, यही तो था। तो लोगों ने वही समझा, प्रधानमंत्री को आदरणीय बोल के उनके मुंह से निकलने वाले हर शब्द को सच्चा वचन ब्रह्म वाक्य समझ के लोग तैयारी में लग गए अपने। तो इनको वो भी तकलीफ है। पैनिक इसलिए फैला जा रहा है क्योंकि ट्रेड डील, आपकी विफल विदेश नीति और एग्जैक्टली। इन तीनों को छोड़ के अब पूरा देश कोविड जैसी स्थिति के लिए तैयार हो रहा है। देखिए, पैनिक फैलाने का बहुत बहुत सोची समझी रणनीति है भाऊ, आपने बिल्कुल सही कहा। कि वो आपदा में अवसर, ये आपदा में मोदी जी ने खुद के लिए अवसर ढूंढा है, हाँ, ना कि देश के लिए। छिपने का अवसर, छिपने का अवसर, छिपने डिफोकस का अवसर, फोकस चेंज करने का अवसर। फोकस चेंज कर दिया, यही है। और कांग्रेस ना होती तो ये भाजपाई क्या खाते, क्या बिछाते, क्या उड़ते, पता नहीं। शुरू करते हैं, 12 साल से सरकार में एक नेता इसका टॉप टू बॉटम खड़ा हो जाए, शुरू करता है कांग्रेस देश के विरोधी है, कांग्रेस देश के लिए खतरनाक है। अरे 12 साल से तुम क्या कर रहे हो कुर्सी पकड़ करके, हैं? और एक विपक्ष जो नहीं के बराबर है, हाँ, जिसको आपने मुक्त भारत करने की बात कही है, और आप कहते हो कि कांग्रेस कहीं नहीं है, लगातार लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। ये कांग्रेस आपको इतनी भारी पड़ रही है कि सारी जो विफलताएं हैं आपकी वो कांग्रेस कर रही है, तो फिर आप सत्ता में क्यों बैठे हो? एक लाइन में 3 बार ये सब कांग्रेस का नाम लेते हैं। कांग्रेस वाकई, अगर इस देश में कांग्रेस खत्म हो जाए तो नरेंद्र मोदी वगैरह ये खुद नहीं सरवाइव कर पाएंगे, ये बौखला जाएंगे, भाग जाएंगे कुर्सी छोड़ करके कि बोले क्या, क्योंकि कुछ करने के लिए इनके पास उपलब्धि कुछ है नहीं, कोई अर्जित उपलब्धि नहीं है। देश के लोग मर रहे हैं और यहाँ पे चुनावी भाषण ठोक रहे हैं ये। चलिए इजाजत दीजिए हमें, फिर हम आते हैं जरा अपडेट्स के साथ। कुछ और अपडेट है और बड़ी अपडेट है उसके साथ आ रहा है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।